नमस्ते साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बाद में हमने एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा। एजुकेशन साइकोलॉजी किस किस रूप में किस किस क्रम से चली। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में उभर करके आता है। सबसे पहले मनोविज्ञान अपना क्रम आगे से आगे लेकर के चलता है। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इनका जो क्रम है वो एक सही तरीके से जो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा यानी समस्याओं का सामना करना पड़ा और फिर जाकर के एक अंतिम क्रम में आकर के हम रुके थे और वो क्रम था हमारा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के बारे में हमने चर्चाएं की। उसके बाद में उसकी एक शाखा के रूप में, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो लागू हो रहा है, जो विषय लागू होता है, उसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमारा एक यानी मनोविज्ञान का एक स्वरूप था, यानी हमें एक रास्ता दिखाई दे दिया। अब उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्रम से। अब हम टॉपिकों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एक जो अमूमन लगभग सभी क्लासों में लगता है, उस टॉपिक का नाम है हमारा बाल विकास। यानी बाल विकास से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम बाल विकास। देखिए, हमने पहले जो पढ़ी थी बात, मैं दोबारा से उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। मनोविज्ञान के बाद में एक मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है। मनोविज्ञान की अलग से यानी 30 शाखाएं प्रचलित हैं। कितनी शाखाएं प्रचलित हैं? 30 शाखाएं प्रचलित है। और उन्हीं 30 शाखाओं में से एक शाखा पढ़ी जाती है। उस एक शाखा का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। अब शिक्षा मनोविज्ञान में ही हम पढ़ते हैं, पहला टॉपिक हमारा है बाल विकास। विकास के बारे में चर्चाएं करेंगे कि बालक का जो विकास है वो किस किस श्रेणी से, किस किस दौर से, किस क्रम में गुजर रहा है, उसके बारे में हम चर्चाएं करें। तो यानी 30 शाखाओं में से हमें एक शाखा पढ़ने को मिलती है बीएड में, बीएसटीसी में, इंटीग्रेटेड बीए बीएड में। अब वो एक मिलती है, वो कौन सी मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक कौन सा, पार्ट कौन सा? बाल विकास। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करने से पहले ये भी है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान ही क्यों पढ़ने, मनोविज्ञान को हम शिक्षा के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, कल को आपके पास यानी जो ये बीएसटीसी वाले हैं, पीआरटी लेवल के हैं, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर जो हैं वो पहले से 5वीं कक्षा तक, टीजीटी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं 6ठी से 8वीं तक, और पीजीटी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, ये 8 से 10 तक भी आ जाते हैं, और ये 10 से 12। अब इसमें जो बच्चे जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा का जो स्तर है, उस शिक्षा के स्तर को किस तरीके से लागू किया जाए, उन बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए, कौन सी विधियां लगाई जाए, कौन से सिद्धांत लागू किए जाए, ये सारी की सारी चीज़ें समझने के लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है कि एक बालक है वो किस विधि से सीखता है, एक बालक को सिखाने के लिए कौन से नियमों की आवश्यकता है, एक बालक को सिखाने के लिए कौन से सिद्धांतों की आवश्यकता है, और वो किन किन सिद्धांतों से आसानी से सीख सकता है। आप लोगों के सामने समस्याएं आई होंगी, जैसे एक बालक है वो मैथ में बहुत ज़्यादा कम वीक है, लेकिन मैथ की दूसरा जो है वो एसएस जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका आगे लिए हुए है। तो ये इस तरीके से एक बालक एक बार बताने से समझ जाता है, तो एक बालक को कई बार बताना पड़ता है। ये सारी यानी छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी, उनको किस विधि से किस तरीके से पढ़ाया जाए, तब जाकर के एजुकेशन साइकोलॉजी का सारा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास बाल विकास आता है। बाल विकास देखिए दोस्तों, एक समय था 17वीं शताब्दी का। 17वीं शताब्दी का समय था, यानी मैं कहूँ कि 17वीं शताब्दी से पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने इस बाल विकास के बारे में चर्चाएं नहीं की थी। किसी ने बाल विकास के बारे में सोचा नहीं था। 17वीं शताब्दी यानी 1628 ईस्वी में, कब? 1628 ईस्वी में
17वीं शताब्दी से पहले, ये 1628 यानी 17वीं शताब्दी होगा, 17वीं शताब्दी से पहले किसी भी विद्वान ने बालक के विकास के बारे में कोई मंथन नहीं किया था। एक इससे पहले शुरुआत में पढ़ा जाता है, प्लेटो ने थोड़ा बहुत बाल विकास के बारे में थोड़ी चर्चाएं की थी। प्लेटो जरूर बालक के विकास के बारे में तो अपने विचार रखे थे। अब यानी 1628 ईस्वी में एक विद्वान है जिनका नाम है कॉमेनियस। जिनका क्या नाम है? कॉमेनियस। कॉमेनियस के बारे में आप पढ़ते हो, कॉमेनियस जो थे उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्कूल की। और उस स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। वो जो स्थापना थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी, उस स्थापना स्कूल में, यानी मैं कहूँ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। हम आगे चल कर के अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास में हम अवस्थाएं पढ़ते हैं जिस तरीके से हमारे पास अवस्थाएं रहेंगी। शैशवावस्था मुख्य रूप से बाल विकास में जो पढ़ी जाती हैं, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो इन्फेंसी का अर्थ है शैशवावस्था, यानी स्कूल जो था वो किससे संबंधित था? शैशवावस्था यानी मैं कहूँ कि शिशु से संबंधित था। शिशु जो बालक की अलग अलग विद्वानों के अनुसार अवस्थाओं की जो आयु वर्ष रखे गए हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो शैशवावस्था का जो सामान्य मत माना जाता है, शैशवावस्था का सामान्य मत है वो 0 से 5 वर्ष, या मैं कहूँ कि जन्म से 5 वर्ष की आयु मानी जाती है, सामान्य मत जो रखा जाता है। और वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार देखें, रोज कुछ कहता है, जीन प्याजी कुछ अपने विचार रखता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार दिए थे इन अवस्थाओं के संबंध में। तो यहाँ स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी कॉमेनियस ने। और यहाँ स्कूल ऑफ इन्फेंसी आप समझ सकते हो कि वर्तमान का जो स्वरूप है, आज के जो क्या है, किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन मोंटेसरी स्कूल है, मोंटेसरी विद्यालय हैं, जो हमारे खेल विद्यालय हैं। आजकल इन विद्यालयों का प्रचलन है। खेल विद्यालय है, मोंटेसरी विद्यालय है, किंडरगार्टन है। ये जो वर्तमान के जो स्कूल हैं, इसी तरीके से उन्होंने जो स्थापना की थी उसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अब इन्होंने स्थापना कर दी थी कि ये स्कूल जो है वो किसका है? शिशु का, यानी बच्चा। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्राणी को जैसे वातावरण में हम रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं, प्राणी वैसा ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इन्होंने सबसे पहले शिशुओं के बारे में लिया। मैंने एक जो अंतिम परिभाषा वाटसन की बताई थी, उसके बारे में आप लोग वापस ध्यान दीजिए। वाटसन कहता है कि मुझे एक शिशु दो, मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील, कुछ भी बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। अब दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे हमने जो ये बात कब कही थी? जब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान अंतिम स्वरूप में आया था। और मनोविज्ञान अंतिम स्वरूप में आया था तो उसको हमने कहा था व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और दोस्तों जब हमने व्यवहार का विज्ञान कहा तो हमने यहाँ व्यवहार का जो अर्थ लगाया था वो वातावरण से लगाया था। किससे लगाया था? वातावरण से। अब जैसा, और इधर हम चर्चाएं किसकी कर रहे हैं? एक तो वंशक्रम की कर रहे हैं, एक तो वंशक्रम का प्रभाव और दूसरा वातावरण का। तो यहाँ पे शिशु के बारे में शिशु पाठशाला ही क्यों खोले गई, जिसको हमने हिंदी में नाम देते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी का शिशु पाठशाला। अब यहाँ शिशु पाठशाला का ही क्या उद्देश्य था? शिशु पाठशाला खोलने का ही क्या उद्देश्य था? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों के बारे में अगर हम समझें कि शिशु को क्यों लिया इन्होंने, उधर वाटसन ही शिशु को क्यों लेता है, एक सोचने वाली बात है। यहाँ भी शिशु पाठशाला खोल दी इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि बालक जो शुरुआत के दौर में आता है उस उधर एक बात और जोड़ता हूं मैं साथ में, देख लेना। जॉन लॉक ने कहा था
जॉन लॉक वाली बात आपको याद है कि बालक एक कोरा कागज है, बालक एक कोरा कागज है जिस पर वह स्वयं के अनुभव लिखता है। अब देखिए ये बात भी यहाँ कहीं ना कहीं मायने रखती है कि जॉन लॉक ने कहा था कि बालक एक कोरा कागज है जिस पर अपने स्वयं के अनुभव लिखता है। उधर वाटसन ने भी कहा था मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर डाकू इंजीनियर। ये क्यों बनाए उन्होंने? आज हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उसने सबसे पहले ही ये बात कह दी थी कि मुझे एक शिशु दो, उसे मैं आप जो चाहोगे वो बना दूंगा। कारण क्या था? वो कारण उसका वंशक्रम, उसके वातावरण, क्योंकि अब यहाँ पे 20वीं शताब्दी से लेकर के हम व्यवहार का विज्ञान कहने लगे थे मनोविज्ञान को, क्योंकि उससे पहले मनोविज्ञान आ रहा था, कुछ समय के लिए रुक रहा था, लेकिन फिर भी अपना सही स्वरूप लेकर के नहीं प्रदर्शित कर रहा था। अब यहाँ पे जो अंतिम समय आया था तो व्यवहार का विज्ञान था, इसलिए उन्होंने शिशु की चर्चा की। इसलिए उस जॉन लॉक ने कहा कि बालक कोरा कागज है जिसके ऊपर अपने स्वयं के अनुभव लिखता है। अब अनुभव कैसे लिखता है दोस्तों? अनुभव लिखता है कि उसे जैसे आप जिस क्षेत्र में रखोगे, जहाँ पे रखोगे, जिस तरीके की उसको भाषा सिखाए। क्या भाषा सीख करके आया है? नहीं सीख करके आया, वो वातावरण में आकर के सीखा है। उसने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, खाना पीना उठना बैठना कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने वो चीजें सीखी थी। और कुछ विद्वान तो कहते हैं कि बालक शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं, कितने वर्ष शुरू, ये हम बातें विकास की कर रहे हैं कि बालक का विकास है वो किस श्रेणी से किस स्वरूप में किधर गुजरता है। शुरू के जो 3 वर्ष हैं, उन 3 वर्षों में बालक का विकास पूरे जीवन में सीखता है। उसका कितना सीखता है? शुरू के 3 वर्षों में 50% सीखता है। अब ये बात कही थी विद्वानों ने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तथ्य लेकर के गई थी कि बालक, अब ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने की हम सोच रहे हैं कि कैसे सीख सकता है, शुरू के 3 वर्षों में बालक कैसे सीखेगा। ये एक संशय पैदा है तुम लोगों के मस्तिष्क में। अब कैसे सीखता? देखिए, तुम लोगों ने शुरू के 3 वर्षों, उनको याद कीजिए। खाना शुरू के 3 वर्षों में, पीना शुरू के 3 वर्षों में, चलना बोलना खाना पीना उठना बैठना शुरू के 3 वर्षों में सीखा कि नहीं सीखा? अब इसे क्या है, धीरे धीरे अपने स्थायित्व रूप में लेकर के जा रहे, यानी पूर्ण रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ाते जा रहे हो। खाना तो तुम लोगों ने शुरू की अवस्थाओं में भी सीख लिया था, लेकिन अभी उस खाना तो अभी भी खा रहे हैं। चलना तो शुरू के 3 वर्षों में ही सीख लिया था, चल तो अभी भी रहे हैं। खाना पीना रहना सहना, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ जो हमने पूरे जीवन में काम आती है। यानी पानी का हमारा जो पहला अनुभव है, क्या पानी हमने शुरुआत में पिया था, क्या आज पानी नहीं पी रहे हैं? खाना हमने शुरुआत में खाया था, क्या आज खाना नहीं खा रहे? तो ये हमारा जो दौर है ये अंतिम समय तक चलता रहता है। इसीलिए कहा था कि बालक का जो विकास है शुरू के 3 वर्षों में आधा 50%। यानी ये सारी बातें मिला करके अगर हम इनके ऊपर एक निगाह डालें तो यहाँ पे कोमेनियस ने सबसे पहले, यानी 17वीं शताब्दी 1628 ईस्वी में कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कर दी थी, यानी शिशु पाठशाला की स्थापना कर दी थी। और शिशु पाठशाला की जब स्थापना की तो यहाँ पे शिशु पाठशाला की जो उन्होंने स्थापना की तो शिशु के ऊपर अध्ययन किया कि शिशु किस तरीके से चलता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से अपने अपने कार्य करता है। अब उन्होंने ये कार्य किए, शिशु पे अध्ययन किया, और शिशु पे अध्ययन किया तो उन्होंने विकास पे अध्ययन किया कि बालक का विकास देखा जाए किस श्रेणी से किस श्रेणी में गुजरता है। अब जब उन्होंने ये चीजें देखी तो सबसे पहला जो स्वरूप था, इससे पहले कहने का तात्पर्य, इससे पहले किसी विद्वान ने इस बालकों के विकास के बारे में अपनी पूर्ण रूप से चर्चाएं नहीं की थी। उसके बाद की हम चर्चाएं करें, यानी लगभग ये जो समय जो रहा था 1628 ईस्वी का रहा है, और 1628 ईस्वी में इन्होंने एक स्थापना कर दी है स्कूल ऑफ इन्फेंसी की। और जो वर्तमान के जो स्कूल हैं, जैसे हमने अभी यहाँ चर्चाएं कि किंडरगार्टन जो है, मोंटेसरी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की तरह ही ये स्कूल था। अब यहाँ चर्चाएं सबसे पहले करने वाला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बाल विकास में सबसे पहले काम किसने किया था? कोमेनियस ने किया था। अब कोमेनियस ने क्या किया था? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो हमने अभी पढ़ा है, यानी शिशु, हिंदी में कहेंगे शिशु पाठशाला। अब दोस्तों क्या होता है इससे आगे, यानी लगभग
29 वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद में 29 वर्षों तक कोई भी काम नहीं हुआ। यानी इससे पहले 17वीं शताब्दी तक किसी भी ने नहीं सोचा था कि बालक का जो विकास है वो किस स्वरूप में चल रहा है, लेकिन इसके फिर 29 वर्षों बाद तक किसी ने नहीं सोचा। यानी फिर उसके बाद में मैं कहूँ कि 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में जो कॉमेनियस जो नामक विद्वान थे, उन्हीं ने इनके यानी 29 वर्षों बाद 1657 ईस्वी में 2 चित्रमयी पुस्तकें लिखी गई। 2 चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया गया। अब यहाँ शुरुआत में इस विद्यालय में स्कूल ऑफ इन्फेंसी में बालक के शिशु के विकास के ऊपर ध्यान दिया गया, इसीलिए शिशु पाठशाला का निर्माण किया गया। और इसके 29 वर्षों बाद यानी 1657 ईस्वी में 2 चित्रमयी पुस्तकें लिखी गई। अब उन बालकों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई। उन पुस्तकों में क्या हुआ कि बालक किस श्रेणी से किस तरीके से सीखता है और किस रूप में सीखता है, तो वो सारी की सारी बातें उन 2 चित्रमयी जो पुस्तकें थी उनमें आई कि और ये वर्तमान में आज एक शिक्षण विधि लागू होती है, ये चीजें बन करके आज शिक्षण विधि बन जाती है। जैसे 2 चित्रमयी पुस्तकों में मैं यहाँ कहूँ कि आज हम बालक को पढ़ाते हैं APPLE, एप्पल सिखाते हैं, यानी एप्पल सिखाते हैं तो उसको ये जो है ये छोटा सा लिखा हुआ मिलेगा आपको लेकिन इसके पास में जो एप्पल का जो डायग्राम है वो बड़ा लिखा मिलेगा। अब यहाँ चित्रमयी पुस्तकें थी 2 ये, और इन चित्रमयी पुस्तकों यानी एक विधि, मैं कहूँ कि एक सही विधि का ही रूप ले लिया था। और ये विधियां आज वर्तमान दौर में बड़ी कक्षाओं में भी लागू हो रही हैं। तो यहाँ उस बालकों को ध्यान में रखते हुए 1657 ईस्वी में 2 चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया गया। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में, ये तो 17वीं शताब्दी का समय है, 18वीं शताब्दी में ये 17वीं शताब्दी में काम हुआ था। इसके लगभग 17वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में तो काम हुआ था, कॉमिनियस ने किया था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में यानी 1774 ईस्वी में, कब 1774 ईस्वी में, यानी मैं कहूँ कि इसके लगभग 100 वर्ष बाद 100 वर्षों तक बाद में फिर काम नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य रहा है ये देखो, 125 वर्षों तक काम फिर नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ 29 वर्षों तक। इससे पहले नहीं सोचा गया, बालक के विकास के बारे में बहुत कम अध्ययन किया गया, सोचा ही नहीं गया। देखिए आप लोग पढ़ते हो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में पढ़ते हो। 17वीं शताब्दी में 1628 ईस्वी में कॉमिनियस ने पुस्तक की जो शिशु पाठशाला खोली थी, और शिशु पाठशाला के बाद उन्होंने लगभग 29 वर्षों के बाद 2 चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया गया था। आप एक बात सोच के चलिए, आज वर्तमान में कितना जो बालक के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या उस स्वरूप में केवल और केवल मात्र इन 2 चित्रमयी पुस्तकों से ही बालक के विकास पे अध्ययन किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें बाकी रह गई थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी पहल थी, शुरुआत थी इन लोगों की कि 1657 ईस्वी में 29 वर्षों बाद 2 चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया गया कि बालक किस विधि से सीखता है, बालक को किस दृष्टिकोण से सिखाया जाए। और उसके बाद यानी 100 वर्षों के बाद फिर काम नहीं हुआ। और जब फिर काम नहीं हुआ तो यानी 1774 ईस्वी यानी लगभग 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है पेस्टालॉजी। आप पढ़ते हो बाल विकास के संबंध में पेस्टालॉजी के बारे में जब अध्ययन करते हो, पेस्टालॉजी जर्मनी के निवासी थे। पेस्टालॉजी ने अपने स्वयं के बच्चे पे अनुभव किया दोस्तों, और स्वयं के बच्चे के ऊपर अनुभव करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि बालक का जो विकास है वो किस किस क्रम से चलता है। उनका एक पुत्र था, उस पुत्र की जो आयु थी वो 3.5 वर्षीय थी। कितनी थी? 3.5 वर्षीय। 3.5 वर्ष के बालक के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने एक लेख लिखा, उसका नाम था बेबी बायोग्राफी। साढ़े 3 वर्षीय पुत्र के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने एक लेख लिख दिया जिसका नाम बेबी बायोग्राफी, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं बाल जीवन चित्रण। बाल
जीवन चित्रण। अब देखो दोस्तों, यानी सबसे पहले काम ये हुआ, उसके बाद 29 वर्षों के बाद ये, लेकिन इसके 100-125 वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद बाल विकास में काम हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी यानी 1774 ईस्वी में पेस्टालोजी मनोवैज्ञानिक हुए, और वो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के थे। और उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर अध्ययन किया था। उस पुत्र का नाम, जो उसके अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे जो अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी, जिसको हम कहते हैं बाल जीवन चित्रण। अब बाल जीवन चित्रण, इसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, और ये जो इनका जो लेख था, सुनने वाली बात है दोस्तों, ये जो लेख था ये बहुत सी इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में छपवाया। ये लेख इन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिका, यूरोप के कई देशों में, कई उधर के देशों में, कई देशों में इन्होंने इन पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार किया। अपने जो बालक के ऊपर अध्ययन किया था इन्होंने विकास को संबंध में रखते हुए, और इन्होंने अनेकों जो पत्र पत्रिकाओं में इस लेख को छपवाया। तो इनका जो लेख था, इनके लेख का जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा जर्मनी के एक डॉक्टर थे, जर्मनी के बच्चों के डॉक्टर थे, जर्मनी के बच्चों के डॉक्टर थे जिनका नाम था टाइडमैन। जीवन इतिहास विधि पढ़ते हो आप मनोविज्ञान के संबंध में? टाइडमैन के बारे में पढ़ते हो, केस स्टडी, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि है किसकी है? जीवन इतिहास विधि है टाइडमैन की। तो उनका जो जर्मनी के थे टाइडमैन, इन्होंने जो वो लेख प्रकाशित करवाया बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में, तो उस लेख का जो प्रभाव था वो पड़ा था टाइडमैन पे। और टाइडमैन ने इस लेख को पढ़ा, और इस लेख को पढ़ करके उन्होंने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया, और अपने जो उनकी जो स्वयं की जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली में इन्होंने लागू किया। तो दोस्तों, उसके बाद की अगर हम बात करें, ये तो समय था 18वीं शताब्दी का, ये दौर चला था। जिस तरीके से हर एक समय में कोई ना कोई बदलाव आता है, तो मनोविज्ञान में भी हमने बदलाव पढ़े थे, एजुकेशन साइकोलॉजी में भी हमने बड़ा बदलाव पढ़े थे, और अभी बाल विकास में ये तो नहीं कि एक समय से ही सारी की सारी क्रियाएं शुरू हो गई हों, और एक समय से ही अपनी जो अंतिम क्षणों की ओर लेकर के चला गया हो जो बाल विकास, ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे चला है इसका क्रम। अब उसके बाद यानी 18वीं शताब्दी में ये स्वरूप रहा था, पेस्टालोजी ने कार्य किया था, और पेस्टालोजी ने इस संबंध में कार्य करने के कारण ही पेस्टालोजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेस्टालोजी को कहते हैं दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। इन्होंने अपने ही जो पुत्र, स्वयं का जो पुत्र था, उसकी आयु थी 3.5 वर्ष, ये भी पूछा गया एक बार सीटेड, और उसके ऊपर एक लेख लिखा था। उसका लेख का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी, यानी बाल जीवन चित्रण। अब उसके बाद में हम चर्चाएं करेंगे। 18वीं शताब्दी का समय था, 17वीं के बाद 18वीं शताब्दी का समय आता है। 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान का जनक कहलाता है पेस्टालोजी। और मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है विलियम जेम्स। और बाल मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? अभी हम आगे ये पेस्टालोजी, और इससे पहले हमने एक जनक और भी पढ़े हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? थॉर्नडाइक। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी। बाल विकास के संबंध में हम आगे बढ़ा था बाल विकास 19वीं शताब्दी में जब ये स्वरूप चल रहा था हमारे सामने, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक जो पहुंचा था, तो हमारे सारे मनोवैज्ञानिक जितने भी थे, सारे जितने भी विद्वान थे, वो सारे के सारे बालक के विकास के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे। बहुत से ऐसे पत्र पत्रिकाओं का विस्तार हो रहा था, बहुत से ऐसी पत्र पत्रिकाएं स्थापित की गई थी, बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र में बहुत से ऐसे बालक के विकास के ऊपर अध्ययन किया जा रहा था। जब बालक के विकास के ऊपर अध्ययन किया जा रहा था, तो 19वीं जो सदी का जो समय आया था, उस समय में एक श्रीमती विक्टोरिया हार्लॉक का नाम आता है। 19वीं सदी में एक विद्वान हुए श्रीमती विक्टोरिया हार्लॉक।
श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक का नाम बाल विकास के संबंध में बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत बड़े कार्य इन्होंने किए हैं, बाल विकास के संबंध में बड़ा ही नाम है। और विक्टोरिया हरलॉक के बारे में हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। सभी का धन्यवाद।